नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव 2024 में उतरने के ऐलान से हलचल तेज हो गई है। दावा है कि नीतीश कुमार के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने संकेतों में सहमति के सुर लगा दिए, लेकिन दूसरे विरोधी दलों की स्थिति इस पर साफ नहीं है। हालांकि जातीय समीकरण देखें तो नीतीश कुमार के लिए फूलपुर की सीट मुफीद है। फूलपुर का जातीय समीकरण नीतीश कुमार के लिए जीत का इक्वेशन तैयार कर सकता है। संसदीय सीट पर सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों और अति पिछड़ों की है। जेडीयू नीतीश कुमार को इस समीकरण में फिट बैठाने की कोशिश में है। सवाल योगी का बुलडोजर वर्सेस नीतीश का कास्ट फैक्टर। 2024 का चुनाव नीतीश का जातीय दांव। मिलेंगे नीतीश और अखिलेश, क्या साथ देगा देश? नीतीश का दिल्ली प्लान वाया फूलपुर। मोदी योगी के सबसे मजबूत चक्रव्यूह को क्या भेद पाएंगे नीतीश? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में, जिसके जवाब इस पूरे कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार एंटी मोदी खेमा बना रहे हैं, मतलब ऑल विपक्ष बनाम बीजेपी वाली स्ट्रैटेजी। शनिवार को उनकी पार्टी के दिग्गज ने ये कहकर सियासी तहलका मचा दिया कि नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या नीतीश वाकई 2024 में बड़ा प्रयोग करने का मन बना रहे हैं? इस सवाल पर सनसनी नीतीश के करीबी और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से बढ़ गई। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ से फूलपुर की बात आप करते हैं। मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। ये लोगों का जो स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है, और आज की तारीख में 9 अगस्त के बाद जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हैं सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने के लिए, उसका परिणाम है कि जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं। यूपी में जेडीयू का कोई खास कैडर नहीं है, मगर जेडीयू अध्यक्ष के बयान से लगता है कि नीतीश यूपी में ऑल विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में उतरी। बीजेपी के लहर में 2 युवाओं की जोड़ी उड़ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव में उतरी। मोदी लहर में बीएसपी को 10 सीट मिली, जबकि एसपी को 5 पर ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी का मोर्चा बना था, मगर मोदी योगी की लहर में जाटलैंड में गठबंधन का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ। अभी लोकसभा के चुनाव बहुत दूर हैं। समाजवादी पार्टी अपने सदस्यता अभियान, राज्य के सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन और लोकल बॉडी के चुनाव पर अपनी नजर केंद्रित किए हुए है। समय आने पर समाजवादी पार्टी किससे गठबंधन करना है, नहीं करना है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। 2014 में उनकी अगुवाई में 2 सीटें बिहार में जनता दल यू जीती थी। जब उनकी सीटें बढ़ी हैं तो माननीय मोदी जी का चेहरा था। अब बिना मोदी। उत्तर प्रदेश में नीतीश को फूलपुर से ही चुनाव लड़ाने की बयानबाजी क्यों हो रही है? यादव मुस्लिम और कुर्मी मतदाताओं की संख्या करीब 8 लाख है। एसपी के समर्थन से नीतीश के लिए सीट जीतना बेहद आसान हो सकता है। यूपी से चुनाव लड़कर बीजेपी को सीधी चुनौती दी जा सकती है। पीएम मोदी की सीट वाराणसी से महज 100 किलोमीटर की दूरी है। जवाहरलाल नेहरू और बीपी सिंह सीट जीतकर पीएम बन चुके हैं। नीतीश के चुनाव लड़ने से ओबीसी मतदाताओं में सेंध लगाने की तैयारी है। फूलपुर से नीतीश चुनाव लड़े तो करीब 15 लोकसभा सीटों पर असर हो सकता है। जेपी आंदोलन से सियासी सफर शुरू करने वाले नीतीश कुमार भले ही 10 साल तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन बिहार के बाहर उन्होंने चुनाव कभी नहीं लड़ा। तो क्या 2024 में नीतीश नया इतिहास लिख पाएंगे? मोदी योगी का अभेद्य किला भेद पाएंगे? टीम न्यूज स्टेट। फूलपुर सीट के अब तक के इतिहास पर भी इस रिपोर्ट के जरिए नजर डाल लीजिए।
नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से जिस यूपी की फूलपुर सीट की ओर इशारा किया गया वो देश की चर्चित लोकसभा सीट में से एक है और दोनों प्रधानमंत्री देने का इसे गौरव मिला, मगर तब जब मजबूत कैडर था और वक्त बदल चुका है। अब क्या नीतीश विरासत वाली सीट से सियासत चमका पाएंगे? प्रयागराज से सटी फूलपुर सीट ने दो प्रधानमंत्री देश को दिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार फूलपुर सीट से सांसद रहे। नेहरू युग के 2 दशक बाद इस सीट से मांडा के राजा यानी वीपी सिंह सांसद बनकर संसद पहुंचे। 1989 के बाद देश भर में चली जनता दल की लहर का असर इस सीट पर भी रहा। चूँकि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने वाले वीपी सिंह न सिर्फ इलाहाबाद के ही रहने वाले थे बल्कि फूलपुर से ही वो सांसद भी रह चुके थे और इसीलिए उनका असर यहाँ पर देखा गया और कांग्रेस की पराजय हुई। अतीक अहमद के बाद 2009 में पहली बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी जीत हासिल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2009 तक तमाम कोशिशों और समीकरणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करने में नाकाम रही। बीजेपी से 7 दशक तक दूर रही सीट पर 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने कमाल किया और सीट बीजेपी के खाते में गई। मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि केशव के डिप्टी सीएम बनने के बाद जब यहाँ उपचुनाव हुए तो सपा ने फिर वापसी की। हालांकि 2019 में ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में ही गई। टीम न्यूज़ स्टेट। तो हमारे साथ खास मेहमान जो इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ के त्रिपाठी जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उसके अलावा डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। अवधेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि इस पैनल में गैर राजनीतिक व्यक्ति आप हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा अनुभव है आपके पास। सवाल यही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के अब उत्तर प्रदेश आकर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव, फूलपुर सीट जो कि एक जानी मानी सीट रही है, 2 प्रधानमंत्री उस सीट में दिए हैं, क्या यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? हालांकि जातीय समीकरणों का भी हमने जिक्र किया है, वो भी मुफीद नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के। अब आप तो ऐसे गणना करेंगे तो ऐसे ही लगेगा जब मायावती और अखिलेश यादव मिलके लड़े थे तब क्या स्थिति हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो मेरा कहना है कि नीतीश कुमार का जरा चुनावी रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है बिहार में और जीता है। क्या वो बिहार छोड़ते को चुनौती देकर विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री का बनना चाहता हो, क्या उसको अपने प्रदेश में एक सीट ऐसी नहीं मिलेगी जो मुफीद हो सके और वहां से जीत सके? अगर ये बात सही है तो दूसरी बात कि अगर उत्तर प्रदेश में आना है, नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो वाराणसी से दीजिए जाकर के, अगर उतनी हैसियत है। देखिए, ये सब चीजें उनकी पार्टी के लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि अभी तक भारत के किसी नेता ने नहीं कहा है कि हम नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाने को तैयार हैं। जब वो दिल्ली आए थे तो देश को ध्यान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के आपके दर्शक हैं, आपके दर्शक देश में भी हैं, सबको ध्यान होगा कि कोई भी एक विपक्षी नेता नीतीश जी से मिलने नहीं आया था। नीतीश जी खुद मिलने गए थे जी। और मिले भी किनसे थे वो सबको पता है। वो सीताराम येचुरी से मिलने गए थे, वो डी राजा से मिलने गए थे, वो ओम प्रकाश चौटाला से मिलने चले गए थे और बाकी शरद पवार जी से मिले थे। किसी ने कोई बयान तो दिया नहीं था उनके बारे में। तो मैं तो कहूंगा उनको सुबुद्धि मिले और उत्तर प्रदेश में आए योगी आदित्यनाथ के राज में। पहले तो अपना घर ठीक करें ना। बिहार की जनता ने जनता दल यू को उनके नेतृत्व में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है जो पहले नंबर की पार्टी थी। तो बिहार में खोता हुआ जनाधार, नहीं भले ही वो तीसरे नंबर की पार्टी रहे हो, लेकिन एन कैन प्रकारेण सत्ता में रहते हैं, शीर्ष वही रहते हैं, चेहरा वही रहते हैं। यही तो भारतीय राजनीति का एक रहस्य है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को सोचना है कि ये आखिर ये कैसे अपरिहार्य हो गए हैं। उन्होंने तो एक राजनीति की सूत्र विकसित कर दिया है ना, और ऐसे व्यक्ति को क्या देश स्वीकार करेगा। उन्होंने राजनीति का सूत्र यह विकसित किया है कि मैं तो सत्ता के नेतृत्व में अस्थायी रहूंगा, लेकिन हमारे लिए ठीक है। मैं वापस आऊंगा आपके पास, अवधेश जी वापस आपके पास आऊंगा। अभिषेक राय समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। एक पोस्टर मैंने देखा था आपसे कुछ दिन पहले, आपकी पार्टी के
एक नेता ने वो पोस्टर जारी किया था, ट्वीट किया था। आपके पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर ही वो पोस्टर चस्पा किया गया था, जिसमें यूपी प्लस बिहार जो है और गई मोदी सरकार, ये स्लोगन उस पर लिखा गया था। और उसके बाद से लगातार इसकी संभावनाएं जताई जाने लगी कि क्या अखिलेश यादव और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में साथ आने वाले हैं। देखिए शुभम जी, विपक्ष जो है एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, ये तो सभी को पता है। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और इसके लिए सारे विपक्षी दल जितने भी हर राज्य में जो मजबूत है। और सबसे पहले आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, बिहार की 40 सीटें और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, ये कुल मिला के 162 सीटें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी सरकार को चुनने में। आजादी के बाद से आप ये देख लीजिए, ये लगातार यही ट्रेंड चलता रहा। तो अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का, अगर हम उनका जो रहे हैं सांसद, उनको हम कम कर पाएंगे, कम रोक पाएंगे, तो बट ऑब्वियस इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। और रही बात, क्योंकि ये ना महंगाई पे ये सरकार फेल है, ये सरकार बेरोजगारी पे फेल है। माननीय प्रधानमंत्री जी चीता छोड़ते हैं अपने जन्मदिन पे, लेकिन वो कहते हैं जो भूखे बच्चे मर रहे हैं उन पे बात नहीं करते। जो कहते हैं हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो कभी अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 26वें स्थान पे होता था, आज वो 46वें स्थान पे आ गया। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। तो सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। क्या लगता है कि एक तरफ राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, लगातार वो इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो वो नीतीश का नेतृत्व स्वीकारेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कौन किसका नेतृत्व स्वीकारेगा, कौन किसका नेतृत्व नहीं स्वीकारेगा। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी अपनी सदस्यता अभियान में लगी। हमारा अभी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सम्मेलन अभी इसी महीने में 28 और 29 तारीख को है। समाजवादी पार्टी उसमें लगी। चलिए, आपने मूक सहमति दे दी कि जेडीयू के साथ में संभवतः आपका गठबंधन हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। मैं वापस आपके पास आऊंगा। के त्रिपाठी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े। के त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है, क्या होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में? क्या नीतीश कुमार वाकई में विपक्ष का चेहरा बनने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से विपक्ष का चेहरा बनेंगे और उत्तर भारत में नीतीश कुमार की पहचान एक बड़े लीडर के रूप में है, एक बड़े चेहरे के रूप में है। और 17 वर्षों तक वो लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे रहे और इसके साथ ही साथ देश की राजनीति में भी वो करीब 10 सालों तक रहे। इन पदों पे रहने के बाद उनके कुर्ते पे आज तक कोई दाग नहीं है, उन बेदाग है, भ्रष्टाचार नहीं है, परिवारवाद नहीं है। ये सारे जो गुण हैं एक प्रधानमंत्री में जो होना चाहिए वो है। मौसमी सवाल आता है कि फूलपुर से, क्योंकि हमारे माननीय मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश इकाई ने एक प्रस्ताव किया है कि माननीय नीतीश कुमार को फूलपुर, फतेहपुर और मिर्जापुर और अंबेडकर नगर में से किसी एक सीट पर आके लड़ना चाहिए। मतलब अब कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश में है। कुर्मी बाहुल्य जो सीटें हैं वही गिनाई है आपने। ज्यादा जितने प्रधानमंत्री हुए उत्तर प्रदेश से गए। हाँ। और उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी को भी वाराणसी से 2 बार चुनाव लड़े। हाँ। इसलिए हमारे दल का एक प्रस्ताव है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लल्लन सिंह के साथ कि अब उत्तर प्रदेश से माननीय नीतीश कुमार को लड़ाया जाए। माननीय नीतीश कुमार ने क्या किया है कि वहां से, बिहार से जो आप देख रहे हैं, बिहार एक फर्टाइल लैंड है। जब भी परिवर्तन देश में आया है तो बिहार से आया है। राष्ट्रीय राजनीति में ठीक है, चूंकि यूपीए के दौरान और बाद में एनडीए के साथ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो सिर्फ बिहार तक ही सीमित अभी तक नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। वहां भी सहयोगी दल के साथ सत्ता में कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश क्या उनको स्वीकारेगा? इतना बड़ा राज्य है, कोई नाम लेने वाला नहीं है नीतीश कुमार का यहां पर। देखिए ऐसा आप मत कहिए, क्योंकि राजनीति में तमाम ऐसे प्रयोग हुए हैं राजनीति लोकतंत्र में कि लोग कौन देवगौड़ा को कोई जानता था, लेकिन देवगौड़ा प्रधानमंत्री देश के बने। नीतीश कुमार और आज की पूरा देश जानता है। मैं आपके जमीन आसमान का अंतर है सर, नम्रता से कह रहा हूं।
भारतीय राजनीति में अगर आज कोई चेहरा है माननीय नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का, शिकस्त देने के लिए, हाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार का चेहरा। राहुल गांधी पे कोई दाग राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? मैं नहीं कह रहा हूं वो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकारेंगे क्या? नहीं, चेहरे की बात मैं कर रहा हूं। हाँ। देखिए भारतीय राजनीति में कांग्रेस को एक बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया भी है समय समय पर, तो ये कांग्रेस का है। लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार ने जो सारे विपक्ष के दलों से मिलकर के उन्होंने कहा एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम मोदी को हटा सकते हैं, अन्यथा अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, देखिए सिद्धांतों की राजनीति तो आपकी नहीं है, ये तो स्पष्ट हो ही गया है, क्योंकि एक महीने पहले आप उन्हीं के साथ में थे, उन्हीं प्रधानमंत्री की फोटो के साथ में आपके नेता की फोटो लगती थी। अब आप अपनी राजनीतिक हितों के लिए, निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी करें। आपको मैं विनम्रता पूर्वक बनाना चाहता हूं जी, क्या भाजपा ने अपना समझौता पीडीपी से नहीं किया था? क्या कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है भारत की, क्या उसने शिवसेना से गठबंधन नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म बिहार में नहीं निभाया, और जब गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, जब हमारे साथ हमारे विश्वासघात किया गया, तो ठीक है त्रिपाठी जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मैं सबसे आखिरी में आनंद दुबे बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास इसलिए सबसे आखिरी में आ रहा हूं कि बहुत ढेर सारे सवाल इकट्ठे कर लिए हैं। आप केंद्र में भी सत्ता में हैं, कुछ दिन पहले तक बिहार में भी थे आप। सवाल आपसे यही है, उत्तर प्रदेश में आप प्रचंड बहुमत के साथ में हैं, उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की आने की जो है सुगबुगाहट अभी शुरू हुई है। पुष्टि यहां पर कर रहे हैं के त्रिपाठी बैठकर, उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा है कि यहां से वो फूलपुर से और फतेहपुर मिर्जापुर जो सीटें उन्होंने गिनाई है, मुख्यतः वहां पर कुर्मी वोट बैंक जो है वो बहुतायत में है, और यही वजह है कि यहां से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। उन्होंने कहा है कि आपने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, आपने यहां पर बड़ा दिल नहीं दिखाया, और इस वजह से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल, आप बोलिए जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को रोकने की पिछले 20 साल जी, जब वो गुजरात में थे और 2014 से जब वो दिल्ली की तरफ आए, 20 वर्षों में राजनीति में जितने प्रयोग हो सकते, अच्छे बुरे गलत सही सब करके थे, नरेंद्र मोदी जी का काफिला नहीं। कारण नरेंद्र मोदी जी राजनीति की सेवा की, समर्पण की, त्याग की। बाकी राजनीतिक दल जिसकी करते हैं, जनता उसको उनका जवाब। अब थोड़ा सा मैं आंकड़ों पे आ जाता हूं। 2014 में केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बन रहे थे, बनारस गए थे लड़ने जी। 2014 में भी आपने देखा कि सभी विपक्षी दल किस तरह से मोदी जी के खिलाफ चल रहे थे। 2019 में कलकत्ता की तस्वीर आपको याद होगी, तब ममता जी के मंच पर सभी नेता एक साथ हाथ पकड़ के खड़े थे, केजरीवाल जी, अखिलेश जी, तमाम जितने बड़े नेता। 2000 क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। 2019 में तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ बसपा का, उसमें ठीक है, आपकी थोड़ी आवाज दुरुस्त नहीं है। मैं वापस आऊंगा आनंद जी, मैं अपनी तकनीकी टीम से कहूंगा कि आवाज आपकी दुरुस्त हो जाए, मैं वापस आपके पास आता हूं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से 24 के चुनाव से ठीक पहले जो इस वक्त राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है या दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? जो सिनेरियो है, क्या अभी बदलेगा आने वाले समय में? के 4 पहलू हैं। सबसे पहला तो ये है कि नीतीश जी ने 2014 में भी ऐसे ही कोशिश की थी, और जनता दल यू की क्या दुर्दशा हुई बिहार में, वो हमारे सामने है। दूसरा यह है कि क्या वाकई देश में ऐसी स्थिति है कि नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश में कोई आ जाए, योगी की अपील खत्म हो जाएगी और किसी दूसरे की अपील इतनी हो जाएगी कि बिहार से निकल के आकर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे। और इसका तीसरा पहलू है कि क्या वाकई नीतीश कुमार
नीतीश कुमार की क्षमता और नीतीश कुमार की लोकप्रियता इतनी है कि जिस राज्य में उनका नाम लेवा नहीं है, जिस राज्य में उनका एक विधायक जीतने की स्थिति में नहीं है, वहां वो साहस करके चले आएंगे। इस समय जो भारत की स्थिति है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमने देखा है, 2019 में देखा है, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, यूपी में मैंने 15,000 की यात्रा की थी। कोई ऐसा वातावरण एक तो हो ना जिससे दिखाई दे कि उत्तर प्रदेश के लोग नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। वो नरेंद्र मोदी और योगी के खिलाफ इतने हो गए हैं कि प्रतिशोध में। ठीक है त्रिपाठी जी, इस सवाल को आप सुन लीजिएगा, मैं आपके पास बाद में आऊंगा आनंद जी के बाद। जो सवाल यहाँ पर खड़ा किया है अवधेश जी ने, मैं आपके पास आऊंगा। आनंद जी बोले, चूंकि आपको बीच में रोका था, आवाज दुरुस्त नहीं थी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल स्पष्ट, बोलिए। वही मैं कह रहा, 2019 में कितनी बड़ी तस्वीर विपक्ष की आपको दिखी थी। कलकत्ता में सारे नेता एक मंच पे थे, असर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा गठबंधन बना आपने देख लिया। 2017 में योगी जी को रोकने के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए कितना बड़ा गठबंधन बना। तब भी मोदी जी चेहरा थे, जनता ने किस तरह का फैसला दिया, और हर तरह के प्रयोग करके ये लोग देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में। और तब जब मोदी जी अकेले थे, तब की बात कर रहा हूं, अब तो योगी जी भी उनके साथ है, योगी मोदी की जोड़ी है। अब इनको कहां से कुछ मिलने वाला है? अभी मैं सुन रहा था जेडीयू के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अरे भाई, इससे बड़ा दिल क्या होगा? ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और कौन सा बड़ा दिल आप चाहते हैं? इन्होंने कहा कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। नीतीश जी सबका दिल बड़ा करना चाहते हैं, अपना दिल छोटा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं सब लोग बड़ा दिल दिखाएं। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कितने पर जीत का दावा कर रहे हैं आप? सुन लीजिए। नहीं, समय शेष नहीं बचा। आनंद जी जल्दी बोल दीजिए, मुझे जवाब लेना है जेडीयू से। इन्होंने सबसे अंतिम में, आपने मुझे सबसे अंतिम में कहा, इन्होंने कहा देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने। अरे देवगौड़ा बन सकते हैं, भगौड़ा नहीं। ठीक है, ठीक है। के त्रिपाठी 10 सेकंड में जल्दी बोलिए। देखिए, आनंद जी का जवाब मैं ये दे सकता हूं। आनंद जी, एक दौर था हिंदुस्तान में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और उस दौर के बाद जब 74 में इमरजेंसी लगी और उसके बाद जब पूरे देश के विपक्ष के लोग इकट्ठा हुए, तो हमने इंदिरा गांधी को हटा दिया। तो ऐसी शख्सियत को जो अपराजय कहा जाता था, तो वो शख्सियत आज आप नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं कि अपराजय हैं, क्योंकि आपको कहना भी चाहिए, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जब विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो आप कहां ठहरेंगे? 60% वोट विपक्ष के पास है और 40% वोट आपके पास है। मैं इसलिए कहता हूं कि ठीक है के त्रिपाठी जी, थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा आपको। इमरजेंसी 1975 में। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त उत्तर प्रदेश के फूलपुर से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, आने वाले समय में क्या ऐसा होता नजर आएगा जमीन पे? क्योंकि 3 से 4 जिन सीटों का नाम यहां पर अभी जेडीयू प्रवक्ता ने लिया है, वो सभी एक कास्ट फैक्टर को साधने वाली सीटें हैं। कुर्मी वोट बैंक जहां पर ज्यादा है, उन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। तो क्या जातिगत मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी रहने वाले हैं? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी सब भविष्य के घर में है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।